किसी भी व्यक्ति पर, खासकर भारत के किसी भी नागरिक पर अगर आपको कोई सबसे बड़ा या सबसे बुरा आरोप लगाना है तो ये लगाया जाता है कि वो व्यक्ति देशद्रोह है और देशद्रोही है और एंटी नेशनल है। देखिए, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म सिर्फ आज के टाइम पर नहीं हो रहा है। इससे पहले भी जो गवर्नमेंट थी, यहाँ तक कि 1947 से पहले जब अंग्रेज भारत में रह गए और भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस टाइम पे बेसिकली वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो इंडिया की गवर्नमेंट थी। तो 1947 से पहले से ही हम लोग अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं। पहले हम आज़ादी के लिए क्रिटिसाइज, आज हम डेवलपमेंट और बेटरमेंट के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं और आने वक्त में भी हम लोग क्रिटिसाइज करते रहेंगे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एज अ गवर्नमेंट काम कर रही तो जो भी फ्रीडम फाइटर, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, चाहे वो महात्मा या फिर दूसरे कोई भी नेता क्यों न रहे हो, जब भी वो अंग्रेजों का किसी भी वजह से क्रिटिसिज्म करते थे तो ये आरोप लगाया जाता था उन लोगों पर कि आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। और ये कहा जाता था कि सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना है और उन पर देशद्रोह का चार्ज लगाया जाता था। जिसे क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे फंडामेंटल राइट के नाम पर आर्टिकल 19 में ये अधिकार देता है कि मैं अपने मन की बात बोल सकूं, जो बात मुझे सही नहीं लग रही है, राइट टू एक्सप्रेशन के तहत सरकार को क्रिटिसाइज कर सकूं। कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स, जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद, और ये जो बेसिकली आईपीसीआरपीसी है, इसमें हम पढ़ते हैं सेक्शंस, जिसे हम कहते हैं धारा। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर लाल कृष्ण आडवाणी, इन सभी लोगों के खिलाफ भी सेडिशन चार्जेस लगाए थे उस टाइम की इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने। और यही वो मुकाबले हैं जिन्होंने इंडिया से हिंदी को और रीजनल लैंग्वेजेस को पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया था और अंग्रेजी को भारत की जनता के ऊपर थोप दिया था। क्योंकि अंग्रेजों का और मैकावले का ये मानना था कि अगर अंग्रेजों को भारत के लोगों को गुलाम बनाना है तो पहले भारत के लोगों को अंग्रेजी का गुलाम बनाना पड़ेगा। कि जितनी रिस्पेक्ट हमें अपनी मदर टंग को, अपनी मातृभाषा को, अपनी राज्य भाषा, अपनी राष्ट्रभाषा को देनी चाहिए, उतना सम्मान हम अपनी भाषाओं को नहीं देते। और ये इस देश के एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा सच है। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है चहल एकेडमी की इन डेप्थ करंट अफेयर सीरीज में। और इस करंट अफेयर सीरीज में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ कंटेम्प्रेरी इश्यूज के टॉपिक्स को भी 360 डिग्री अप्रोच के साथ कवर करेंगे, तो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी इजी बनाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके करंट अफेयर से ही रिलेटेड है, जिसमें जीएस पेपर 2 का पॉलिटी और गवर्नेंस आपका मेन सब्जेक्ट है जो आपके एग्जामिनेशन को हिट करेगा। आज के टॉपिक पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सेडिशन लॉ के बारे में, यानी कि बेसिकली जो एक एंटी नेशनल मूवमेंट के तहत कहीं ना कहीं चला था, देशद्रोह का जो आरोप लगाया जाता है उसको किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने खत्म किया है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रिटिशर्स की एरा से शुरू करेंगे, बीच बीच में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से वर्डिक्ट आए थे उसके बारे में जानेंगे, और फाइनली इंडिया के प्रेजेंट होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह ने उसे किस तरीके से एड्रेस करके स्क्रैप किया है उसके बारे में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें सेडिशन लॉ के बारे में समझना होगा। किसी भी व्यक्ति पर, खासकर भारत के किसी भी नागरिक पर अगर आपको कोई सबसे बड़ा या सबसे बुरा आरोप लगाना है तो यह लगाया जाता है कि वो व्यक्ति देशद्रोह है और देशद्रोही है और एंटी नेशनल है। देखिए, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म सिर्फ आज के टाइम पर नहीं हो रहा है। इससे पहले भी जो गवर्नमेंट थी, यहां तक कि 1947 से पहले जब अंग्रेज भारत में रह गए और भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस टाइम पे बेसिकली वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो इंडिया की गवर्नमेंट थी। तो 1947 से पहले से ही हम लोग अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं। पहले हम आजादी के लिए क्रिटिसाइज, आज हम अपने डेवलपमेंट और बेटरमेंट के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी हम लोग क्रिटिसाइज करते रहेंगे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एज अ गवर्नमेंट काम कर रही थी तो जो भी फ्रीडम फाइटर, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, चाहे वो महात्मा या फिर दूसरे कोई भी नेता क्यों न रहे हो, जब भी वो अंग्रेजों का किसी भी वजह से क्रिटिसिज्म करते थे तो ये आरोप लगाया जाता था उन लोगों पर कि आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। और यह कहा जाता था कि सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना है और उन पर देशद्रोह का चार्ज लगाया जाता था, जिसे नाम से जाना जाता था, और उसके बाद उन पर अलग अलग केसेस के तहत उन्हें जेल में डाला जाता था। लेकिन आज की डेट में अगर हम ये कहें कि सेडिशन लॉ या देशद्रोह के जो चार्जेस हैं अगर आज भी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं तो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं फंडामेंटल के आर्टिकल नंबर 19 को भी तो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे फंडामेंटल राइट के नाम पर आर्टिकल 19 में ये अधिकार देता है कि मैं अपने मन की बात बोल सकूं, जो बात मुझे सही नहीं लग रही है उसे मैं राइट टू एक्सप्रेशन के तहत सरकार को क्रिटिसाइज
कर सकूं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है और अगर वो सरकार में आती है, या फिर मान लीजिए अगर मैंने किसी और पॉलिटिकल सरकार में नहीं आ पाई और वो ऑपोजिशन में बैठी है, तो अगर मैंने वोट दिया है और अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा किया है, तो इस बात की अथॉरिटी मुझे होनी चाहिए कि मैं बेसिकली उस सरकार को क्रिटिसाइज करूं। क्योंकि अगर मैं पैसे कमा रहा हूं और किसी भी तरीके का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स सरकार को पे कर रहा हूं, कि सरकार उस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके इस देश का डेवलपमेंट, और अगर सरकार वो डेवलपमेंट नहीं करती है, तो मुझे एज अ रिस्पॉन्सिबल ये अधिकार है कि मैं इस सरकार को जिस हद तक चाहूं उस हद तक मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूं, और इसके लिए मुझ पर सिटीजन चार्जेस नहीं लगाए जा सकते किसी भी। क्योंकि आज की गवर्नमेंट और इससे पहले की गवर्नमेंट को यह बहुत बड़ी गलतफहमी हो चुकी थी कि सरकार को क्रिटिसाइज करना और सरकार को क्रिटिसाइज करना देश करना होता है। आप अगर सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं वो पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल है, तो यहां तक कहूंगा कि अगर आप अपने देश को भी क्रिटिसाइज करते हैं वो भी पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल है, क्योंकि देश के क्रिटिसिज्म पर ही इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन सरकार को, देश को अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं, इसका मतलब देश के खिलाफ खड़े हैं। एक्चुअली में अगर हम टेक्निकल लेवल पर बात करें, तो अगर आप देश को और सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करते, तब आप देश के खिलाफ खड़े हैं। क्योंकि अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे ही नहीं, तो बेटरमेंट का किसी भी तरीके से स्कोप आएगा ही नहीं। और ब्रिटिशर्स के टाइम से लेकर 2023 तक न जाने कितने लोगों पर सिटीजन चार्जेस जो हैं, ये सेडिशन चार्जेस लगाए गए, देशद्रोह का आरोप लगाया गया, उनको जेल में भेजा गया, उनके खिलाफ केसेस चले। लेकिन आज की ये जो गवर्नमेंट है 2023 की, फाइनली इस गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि ये जो बेसिकली देशद्रोह के चार्जेस हैं, सेडिशन के चार्जेस हैं, ये पूरी तरीके से एक ब्रिटिश मेंटालिटी को हमारे सामने रखते हैं, और हम इस बात के लिए जेल में नहीं डाल सकते, उसे परेशान नहीं कर सकते कि उसने सरकार के खिलाफ कुछ कहा या फिर किसी पॉलिसी के खिलाफ कुछ कहा। यानी कि सरकार का ये अटेम्प्ट सेडिशन लॉस को हटाकर हमारे दिमाग से बेसिकली गुलामी की जो मानसिकता है उसको तो हटाने का है ही, लेकिन को हटाकर सरकार आम नागरिकों को एक इंडिकेशन भी दे रही है कि आप हमें क्रिटिसाइज करिए और हमारी जो ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी आप करने के लिए, वो फुलफिल हम लोग करते रहेंगे। यानी यहां पर इस कानून की आप मेंटालिटी समझिए कि गुलामी से तो हम दूर हो ही रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं हमारे देश के नागरिकों को यह कह रही है कि आप हमारे साथ मिलकर ही काम करिए। अगर आप हमारे अगेंस्ट बोलते भी हैं तब भी हम आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। यानी सरकार का यह कहना है कि सरकार भेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। चलिए अब इस लॉ को बेसिकली हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे जो बेसिकली होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बेसिकली 3 नए बिल्स जो हैं यहां पर बेसिकली पार्लियामेंट में लेकर आए हैं, जो बेसिकली अब कानून बनने की कगार पर हैं। और इस बिल में जो इंडियन पीनल कोड है और जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए, ये जो ब्रिटिश ईरा के टाइम पे बेसिकली कानून बनाए गए थे, उसको पूरी तरीके से कैंसिल कर रहे हैं। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 395 तक, वो बेसिकली गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। लेकिन ये जो बेसिकली आईपीसी या सीआरपीसी है, इसमें हम लोग क्रिमिनल चार्जेस को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स, जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद, और ये जो बेसिकली आईपीसीआरपीसी है, इसमें हम पढ़ते हैं सेक्शंस, जिसे हम कहते हैं धारा। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी ने मर्डर किया तो उस पर सेक्शन 302 लगता है, या फिर अगर हाफ मर्डर किया तो सेक्शन 307 लगता है। मैं उस आईपीसी सीआरपीसी की बात कर रहा हूं, उसको गवर्नमेंट पूरी तरीके से यहां पर खत्म करने की बात कर रही है नए बिल्स में। ये बेसिकली 3 नए बिल्स हैं जिसको हमारे होम मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में, जिसे इंडियन जस्टिस कोड 2023, जिसे हम लोग भारतीय न्याय संहिता के नाम से जानेंगे। नंबर 2 इंडियन सिटीजन सिक्योरिटी कोड 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस बिल 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक। तो ये जो नए 3 बिल हैं वो बेसिकली आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट को यहां पर रिप्लेस करने के लिए। अब ये बिल जो नए लाए गए हैं वो सिर्फ पुराने बिलों का नाम या पुराने कानूनों का नाम बदलने के लिए नहीं है। पुराने कानूनों में बहुत सारे ऐसे सेक्शन थे जो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे ताकि जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैं वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई को मजबूत न बना सके। तो वो कानून जो ब्रिटिशर्स के फायदे के लिए थे और आज उन्हें एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, जो हमारे फायदे के नहीं हैं, उनको भी हटाने का काम किया जा रहा है। इन 3 बिल्स के द्वारा
पुराने जो बेसिकली आईपीसी सीआरपीसी के कानून थे उनके करीबन 22 सेक्शंस को हटाया जा रहा है और उन 22 सेक्शंस में से सेडिशन लॉ भी बेसिकली आपका एक सेक्शन है। अब इसको यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सेडिशन है क्या। थोड़ा सा इसको बेसिकली पार्लियामेंट्री लैंग्वेज से हम लोग समझते हैं। सेडिशन इज ओवर्ट कंडक्ट such as speech and organization that tends towards rebellion against the established order। यहां पर बेसिकली सेडिशन के बारे में ये कहा गया है कि अगर आपके देश में कोई established order है, यानी कि बेसिकली अगर सरकार है और आप उसके खिलाफ बात करते हैं या फिर उसके आप खिलाफ खड़े होते हैं, सेडिशन के चार्जेस लगाए जाएंगे। जैसे कि अगर मैं 1975 की बात करूं तो जयप्रकाश नारायण या फिर बेसिकली लाल बहादुर अटल बिहारी वाजपेयी या फिर लाल कृष्ण आडवाणी या फिर मोरारजी देसाई या फिर चरण सिंह, चंद्रशेखर या फिर इसके अलावा कांशीराम जिन्होंने बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी बनाई, इन सभी लोगों के खिलाफ भी सेडिशन चार्जेस लगाए थे उस टाइम की इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने। क्योंकि बेसिकली आईपीसी के सेक्शन 124 क्लॉज 1 में ये लिखा गया था कि अगर कोई भी सरकार के खिलाफ खड़ा होता है, सरकार के खिलाफ बोलता है और किसी भी तरीके से शांति भंग करने की कोशिश करता है तो आप उन पे सेडिशन चार्जेस लगा सकते हो। तो ये बेसिकली सेडिशन है कि एस्टैब्लिशमेंट के अगर अगेंस्ट आप बोलेंगे तो आप पे सेडिशन जो है लगेगा। और ये जो बेसिकली सेडिशन के चार्जेस लगाए जाते थे वो आईपीसी के सेक्शन 124 क्लॉज ए के तहत लगाए जाते थे। और इसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भी बेसिकली कोई भी ऐसी बात देश के खिलाफ या सरकार के खिलाफ बोलता है या लिखता है या अदरवाइज किसी भी तरीके से हेट्रेड फैलाने की कोशिश करता है तो गवर्नमेंट सेडिशन लॉ के तहत बेसिकली उनको पनिश करेगी। अब अगर हम लोग यहां पर आईपीसी के ओरिजिन की बात करते हैं या फिर सेडिशन लॉ कहां से आया उसके बारे में बात करते हैं तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है यहां पर कि ब्रिटिश ईरा के टाइम पे ही लाया गया था, यानी बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इसको लेकर आई थी ताकि इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको वो बेसिकली क्या कर सके, उनको दबा सकें। प्लस 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन जो है वो लाई गई थी और यहां पर बेसिकली जो मैकावले हैं उन्होंने इसको हेड किया था। ये मैकावले वही हैं जिन्होंने बेसिकली एक टाइम पे इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसी है उस पर भी रिपोर्ट लाई थी और यही वो मैकावले हैं जिन्होंने इंडिया से हिंदी को और रीजनल लैंग्वेजेस को पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया था और अंग्रेजी को भारत की जनता के ऊपर थोप दिया था। क्योंकि अंग्रेजों का और मैकावले का ये मानना था कि अगर अंग्रेजों को भारत के लोगों को गुलाम बनाना है तो पहले भारत के लोगों को अंग्रेजी का गुलाम बनाना पड़ेगा। अगर भारत के लोग अंग्रेजी के गुलाम बन गए तो अंग्रेजों के गुलाम बन ही जाएंगे। और एक्चुअली में यहां पर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स जो है इस बात में पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुए। क्योंकि आज हमारे देश में जितनी हिंदी बोली जाती है उतनी इंग्लिश भी बोली जाती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई भी भाषा सीखने में, चाहे वो फ्रेंच हो, इटालियन हो, स्पेनिश हो, इंग्लिश हो, तमिल, तेलुगु, कश्मीरी हो, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये आ गई एक लॉन्ग टर्म विजन में अगर हम लोग देखते हैं कि जितनी रिस्पेक्ट हमें अपनी मदर टंग को, अपनी मातृभाषा को, अपनी राज्य भाषा, अपनी राष्ट्रभाषा को देनी चाहिए, उतना सम्मान हम अपनी भाषाओं को नहीं देते। और ये इस देश के एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत कड़वा सच है। खैर, तो यही वो बेसिकली मुकाबले हैं जिन्होंने फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 को हेड किया था और आईपीसी को इन्होंने ड्राफ्ट किया था, इंडियन पीनल कोड को बनाया था चार्टर एक्ट 1833 के तहत। और इसी के तहत यहां पर जो सेडिशन लॉ है, जो देशद्रोह के बेसिकली चार्जेस हैं, पहली बार यहां पर चार्टर एक्ट में लाए गए थे। 1833 में आईपीसी बनाया गया, 1834 में लॉ कमीशन आई, सेडिशन लॉ को उसमें इंक्लूड किया गया और उसके 3 साल बाद 1837 में इसी रिपोर्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल को दिया गया और उसको रिवाइज कराया गया और उसको और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया। अब यहां पर ब्रिटिशर्स जो हैं वो सेडिशन लॉ लेकर क्यों आए? क्योंकि उनको बेसिकली जो पॉलिटिकल डिसेंट है उसको पूरी तरीके से दबाना था। भाई आप इमेजिन करने की कोशिश करिए कि अगर मैं ब्रिटिश ऑफिसर हूं और आप इंडियन सिटीजन हैं और मैं आप गुलाम बनाकर रखा हुआ है मैंने आपको, और आप मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मैं यहां पर आप लोगों के साथ क्या गलत कर रहा हूं, मैं इस देश के साथ क्या गलत कर रहा हूं एज अ ब्रिटिश ऑफिसर, तो मैं क्या करूंगा? आपको चुप कराने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर आप चुप नहीं होंगे तो आप तो मेरी पोल खोल देंगे, आप मेरी पोल खोल देंगे तो पूरे के पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है एक अवेयरनेस फैल जाएगी। अवेयरनेस फैल जाएगी तो बेसिकली धीरे धीरे वो मूवमेंट बड़ा होता जाएगा और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जैसा विस्फोट हमें भारत में भी देखने को मिलेगा और बेसिकली इंडियन रिवॉल्यूशन नाम का भी कोई रिवॉल्यूशन आएगा और भारत आजाद हो जाएगा। अंग्रेज ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसीलिए कोई भी लीडर जब किसी भी तरीके से सरकार को क्रिटिसाइज करता था तो ब्रिटिशर्स उस पे बेसिकली सेडिशन चार्जेस लगा देते थे और फिर उसे पॉलिटिकल प्रिजनर बनाकर जेल में डाल देते थे। चलिए,
तो ये तो बेसिकली एक सिनेरियो था ही। और ये जो सेडिशन केसेस है किन किन पर लगाया गया आप देखिए, महात्मा गांधी पर लगाया गया, बाल गंगाधर तिलक पर लगाया गया, एनी बेसेंट पर लगाया गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर था, ना जाने कितनों पर लगाया गया। वैसे मोहम्मद अली जिन्ना पर भी लगाया गया था, लेकिन खैर अब वो बात अलग है। अब यहां पर आप ये देखिए कि महात्मा गांधी पे जब 1922 के टाइम पीरियड में सेडिशन लॉ लगा था तो 6 साल की बेसिकली उनको जेल हुई थी। और यहां पर बाल गंगाधर तिलक पर भी 1898 में यही सेडिशन लॉ लगाया गया था। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक केस हुआ था 1898 का, और इनको भी बेसिकली 6 सालों की जेल हुई थी। तो आप इस चीज को बड़ा कॉमन सेंस के साथ समझने की कोशिश करिए कि जिस कानून के तहत बाल गंगाधर तिलक जैसी महान हस्तियों को अंग्रेजों ने जेल में भेजा, वो कानून किसी भी तरीके से सही कैसे हो सकता है और अब तक वो इंडिया में एग्जिस्ट क्यों कर रहा था। खैर हम लोग अब 2023 में इस कानून को पूरी तरीके से हटाने की अब बेसिकली एक वर्ज पे आ ही चुके हैं, देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब यहां पर कुछ लीगल चैलेंजेस थे जो आईपीसी सेक्शन 124 क्लॉज ए यानी कि सेडिशन लॉ से रिलेटेड थे। बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली केसेस हमें देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग रोमन थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का एक केस देखते हैं। इसमें यहां पर जुडिशरी ने खुद कहा था कि अगर गवर्नमेंट को कोई क्रिटिसाइज करता है या फिर बुरी फीलिंग्स के साथ किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट को, तो इसको ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं एज एन इंडियन सिटीजन जो रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन है, अपना टैक्स टाइम पे पे करता है, किसी तरीके की इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरी तरीके से निभाता है, वोट देता है, पॉलिटिकली अवेयर है, एक्टिव है, और अगर मैं इस देश की या राज्य की सरकार को किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज करता हूं, तो मुझे वो क्रिटिसाइज करने का जो बेसिकली एक राइट या अथॉरिटी मिल रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 से मिल रही है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 क्लॉज ए। लेकिन अगर मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूं सरकार का और आपने मुझ पर सेडिशन चार्जेस लगा दिए, तो यानी कि आपने सेक्शन 124 क्लॉज ए को मेरे आर्टिकल 19 के ऊपर रख दिया ना, यानी कि जो सेडिशन चार्जेस हैं उसने मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे जो बोलने का या क्रिटिसाइज करने का था वो छीन लिया। तो यहां पर जुडिशरी ने क्लियर कहा था 1950 में कि भाई आप अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार जो है राइट टू एक्सप्रेशन को खत्म करते हैं। खैर इसके बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने तारा सिंह गोपीचंद वर्सेस स्टेट 1951 के केस में, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम नंदन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1959 केसेस में यह कहा था कि जो आपका सेक्शन 124 क्लॉज ए है, जो आपका बेसिकली सेडिशन लॉ है, वो बेसिकली कॉलोनियल मास्टर्स यूज करते थे, यानी कि अंग्रेज यूज करते थे, वो उनके फायदे का है। तो यहां पर जुडिशरी ने भी बार बार 1950 में, 51 में, 59 में बार बार ये कहा कि बेसिकली सेडिशन लॉ जो है पूरी तरीके से गलत है और इसको कंटिन्यू हमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो केदारनाथ रूलिंग आई सेडिशन पे, वो यहां पर देखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक केस चलता है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962। अब हमने इससे पहले देखा कि 1950 का, 1951 का पंजाब हरियाणा का केस, और 1950 का आपका मद्रास हाईकोर्ट का वर्डिक्ट, 1951 का आपका पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट वाला वर्डिक्ट, और आपका 1959 का इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला वर्डिक्ट। ये तीनों वर्डिक्ट्स में हाईकोर्ट्स ने सेडिशन लॉ के खिलाफ बात की। लेकिन 1962 के ये वाला जो केदारनाथ रूलिंग है जो पीछे लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की तीनों रूलिंग को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया, पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया, और ये कहा कि ये जो 5 जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जो बेसिकली 5 जजेस थे, उन्होंने हाई कोर्ट की रूलिंग को पूरी तरीके से बेसिकली ओवर रूल किया, और ये कहा कि जो आपका सेक्शन 124 क्लॉज ए है, जो सेडिशन के चार्जेस हैं, वो गलत नहीं है, वो सही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिकली वो सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप बेसिकली किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे बोलने पर, क्रिटिसाइज करने में, तो कल के दिन क्या होगा कि कोई किसी को भी देश के खिलाफ भड़का भी देगा तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। यानी इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट का जो बेसिकली कंसेप्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में था। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, ये भी एक सिक्के का पहलू हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडेंस भी दे दी
सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई ये जो आपका सेडिशन लॉ है आप बेसिकली वहीं पर इस्तेमाल करेंगे जहां पर सही है, यानी कि उसका मिसयूज नहीं करेंगे। लेकिन हमें पता है कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को कितना सीरियसली लेती है और कितना नहीं लेती है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। खैर, लेकिन इसके बाद 22nd लॉ कमीशन के कुछ सजेशंस आते हैं यहां पर मई 2022 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उस टाइम के जो बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एन.वी. रमन्ना, उन्होंने बेसिकली ये कहा, पूरी तरीके से डायरेक्टली कहा कि सेडिशन लॉ जो है उसको कंटिन्यू रखना किसी भी तरीके से ठीक नहीं होगा। यानी 22nd लॉ कमीशन ने क्लियरली ये बोला कि भाई ये जो सेडिशन लॉ है आप प्लीज इसको स्क्रैप करिए, कैंसिल करिए, खत्म करिए, रद्द करिए, ठीक। अब धीरे धीरे बेसिकली पॉजिटिव हम लोग यहां पर जा रहे हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोई एक लॉ कमीशन या किसी भी कमेटी की रिपोर्ट अगर आप देखें तो वो वन साइडेड नहीं होती है, दोनों साइडेड होती है। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो दोनों बताए जाते हैं। तो यहां पर सेडिशन लॉ की बेसिकली देखिए कि क्यों हटाना चाहिए वो तो हमें पता ही है, लेकिन इस कमीशन ने कुछ पॉइंट्स ऐसे भी दिए जहां पर ये क्लियरली कहा कि आपको इसको क्यों मेंटेन करना चाहिए, वो भी कहा। इसमें बेसिकली कहा कि अगर आप इसको रखते हैं या फिर खत्म कर देते हैं सेडिशन लॉ को तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, जैसे माओइस्ट एक्सट्रीमिज्म यानी कि बेसिकली नक्सलिज्म की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि फिर लोग एक दूसरे को भड़काएंगे। जो बेसिकली जो इनोसेंट लोग हैं, जो अनअवेयर हैं, उनको बेसिकली भड़काया जा सकता है, ठीक है। तो माओइस्ट एक्सट्रीमिज्म यानी कि बेसिकली नक्सलिज्म के चांसेस बढ़ सकते हैं। कश्मीर में जो मिलिटेंसी होती है या फिर कश्मीर में जो बेसिकली टेररिज्म देखने को मिलता है, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो इंसर्जेंसी देखने को मिलती है उसमें बढ़ावा हो सकता है, या फिर खालिस्तानी मूवमेंट या दूसरे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट भी जो है वो यहां पर बेसिकली आ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी कंट्रीज के स्टेटस की बात करें, अब देखिए यहां पर कितनी बड़ी आयरनी है कि यूनाइटेड किंगडम ने खुद बेसिकली सेडिशन लॉ लगाया था इंडिया में, उनके देश में भी था, और यूनाइटेड किंगडम ने 2009 में अपना सेडिशन लॉ पूरी तरीके से खत्म कर दिया, ठीक है। और वो अभी तक इंडिया में चल ही रहा था 2023 तक, क्योंकि देखो ये ना सिर्फ ये एक एग्जांपल नहीं है, यूनाइटेड किंगडम ने और यूरोपियन कंट्रीज ने ऐसा किया है। जैसे यूनाइटेड किंगडम ने एक टाइम पे होमोसेक्सुअलिटी को इंडिया में इलीगल करके चले गए थे, अपने देश में तो हटा दिया, हमारे यहाँ अभी 2018 में हुआ। अब जिसकी सेम सेक्स मैरिज है वो अभी तक इंडिया में इलीगल है। दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में आप जाइए तो वहां पर उसको लीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। तो बेसिकली ये सिर्फ एक ऐसा ही होता है इंडिया के साथ कि यूरोपियन कंट्रीज आई हैं, यूज किया है हम लोगों को, कानून लगा दिए अजीब अजीब तरीके के, और अपने देश में तो खत्म कर दिया, लेकिन हम लोग अभी भी उसके लिए लड़ते रह रहे हैं। खैर, अब 2009 में यूके ने खत्म कर दिया तो हम भी बेसिकली अब खत्म करने पर आ ही गए हैं। ये जो बेसिकली नए बिल लाए गए हैं इसमें आईपीसी के बेसिकली 22 जो अलग अलग प्रोविजंस थे उनको हटाया जा रहा है, स्क्रैप किया जा रहा है। उन 22 प्रोविजंस में से सेक्शन 124 क्लॉज ए जो है वो है, लेकिन 124 क्लॉज ए को जब इंडियन गवर्नमेंट खत्म कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट निगरानी नहीं रखेगी, इंडियन गवर्नमेंट नजर नहीं रखेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आपको किसी एक सिटीजन को इस बात की अथॉरिटी देनी होगी कि वो सरकार के खिलाफ बोले, वो देश को भी क्रिटिसाइज कर सकता है, पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज कर सकता है। देश को क्रिटिसाइज करना एक अलग बात है, देश के खिलाफ बोलना एक अलग बात है। देश को क्रिटिसाइज तो मैं भी करता हूं कि मुझे लगता है कि हाँ भाई, जितना बेसिकली यहां पर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए उतना नहीं है इंडिया में, इकोनॉमिक ग्रोथ जिस लेवल की होनी चाहिए उतनी नहीं है इंडिया में, इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम इंडिया में है वो तो है ही सर, दिख ही रहा है हमें, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है इंडिया में, क्राइम रेट बहुत ज्यादा है इंडिया में, 10 तरीके की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जंगल 33% हमारे होने चाहिए, वो मुझे नहीं दिखते हैं। अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है इंडिया में अच्छा होना चाहिए, वो हमें नहीं दिखता है। हिमालयन इकोसिस्टम जो है वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो हमें नहीं दिखता है। जो बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटीज हैं उनका डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, वो हमें नहीं दिखता है। ये मैं देश को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि कश्मीर तो आजाद होकर रहेगा, है ना, और जो बेसिकली द्रविडियन रीजन है वो एक अलग देश बनकर रहेगा, ये मैं देश के खिलाफ बोल रहा हूं। तो पहले वाले की परमिशन सर सबको दी जानी चाहिए कि आप देश को क्रिटिसाइज करें, लेकिन देश के खिलाफ बोलने की परमिशन किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि देश के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसे तो चुप कराना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और यूनिटी के खिलाफ जा रहा है। तो सेडिशन लॉ यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से हटा रही है, लेकिन यहां पर जो सेक्शन 150 है उसको यहां पर इंक्लूड किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि इसके अगर किसी ने भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इंडिया की सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता और यूनिटी और इंटेग्रिटी को अगर खतरे में डाला तो वो बेसिकली क्या है कि सेक्शन 150 के अंतर्गत उस पर केसेस जो हैं वो पूरी तरीके से चलेंगे। तो ये बेसिकली हमारा सेडिशन लॉ था। उम्मीद है आप लोगों को ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा, और बेसिकली जो आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए
ये जो एक्ट खत्म किया जा रहा है इस पर भी एक और से अलग डिटेल वीडियो आएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमारा जो बेसिकली फोकस था वो 3 नए बिल्स पर नहीं था, हमारा फोकस था सिटीजन लॉ को समझने पर। ठीक है, और इसी तरीके के बेसिकली जो टॉपिक्स हैं आने वाले वीडियोस में आएंगे जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को और आसान बनाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में इन सारे टॉपिक्स को समझना चाहते हैं, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।